2023 में अब तक इंडिया में सिर्फ एक ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है, वो है जेप्टो। कैसे सिर्फ 2 साल में एक कंपनी जो कि साल का 600 से 700 करोड़ का लॉस करती है, उसको वैल्यूएशन मिल जाती है 1.4 बिलियन डॉलर्स की। एंड स्पेशली इस टाइम पे जब पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, फंडिंग विंटर कहा जा रहा है, इस स्टार्टअप को 200 मिलियन डॉलर, करीबन 1600 करोड़ रुपए की फंडिंग और मिल गई। और जेप्टो के सिर्फ 2 को-फाउंडर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, आदित्य पलीचा और कैवल्य वोरा, लेकिन इसके अंदर एक थर्ड को-फाउंडर भी थे और जिसके वजह से एक पूरी लीगल बैटल चली थी, क्योंकि उनको इन्वेस्टर्स ने और इन 2 को-फाउंडर्स ने कंपनी से बाहर कर दिया था, ऐसा उनका दावा था। तो आज जानते हैं कि क्या है जेप्टो की असली स्टोरी, क्या है इस 1.4 बिलियन डॉलर्स के पीछे का असली सच, और क्यों इस कंपनी को इतनी फंडिंग मिल रही जबकि इसके कॉम्पिटिटर जैसे कि डंजो उसको कम वैल्यूएशन पे भी कोई पैसे नहीं दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग स्टार्टअप विद सिड। इस वीडियो को मोस्टली 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके अर्ली डेज के बारे में, स्टार्ट कैसे हुआ था बिजनेस। सेकंड बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। थर्ड बात करेंगे इसके थर्ड को फाउंडर के बारे में, जो द सोशल नेटवर्क वाली स्टोरी है उसके बारे में। फोर्थ बात करेंगे फंडिंग क्यों मिल रही है, मंथली बर्न कितना है, एनुअल बर्न कितना है, एबिटा नेगेटिव है, लॉस मेकिंग है। फिफ्थ बात करेंगे शेयर होल्डिंग के बारे में कि अभी फिलहाल शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, फाउंडर्स के पास कितनी है और इन्वेस्टर्स के पास कितनी है। और आखिर में क्या फाइनल थॉट्स है कि क्यों इसे इतनी फंडिंग मिल रही है और उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं, जब जेप्टो किराना कार्ट हुआ करता था। 2020 में आदित्य पलीचा और कैवल्य वोरा ने मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था किराना कार्ट, और जो एक्चुअली अपने नियर बाय ग्रोसरी स्टोर से सामान पिकअप करके आपके घर तक पहुंचाता था। तो उन्होंने जब वाई कॉम्बिनेटर, जो कि यूएस का एक बहुत बड़ा इंक्यूबेटर है, उसमें अप्लाई किया था, तब उनका बिजनेस मॉडल था B2B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स, कि मैं कंपनी से ग्रोसरी स्टोर्स को एम्पावर कर रहा हूं टेक्नोलॉजी देके, और ग्रोसरी स्टोर से फिर मैं अपना सामान कस्टमर्स को भेज रहा हूं। लेकिन उन्होंने कोविड पैंडेमिक में 2021 में देखा कि B2B2C बहुत टफ भी हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए गारंटी नहीं आ रही है, ग्रोसरी जो स्टोर्स है उनके पास आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकती चीजें। तो उसके वजह से उन्होंने कोविड में देखा कि होम डिलीवरी ऑफ ग्रोसरीज में एक नया प्रॉब्लम निकल के आ रहा है कि ग्रोसरीज टाइम पे नहीं मिल रही है। बहुत लोग हैं जो दूसरे दिन दे रहे, बहुत लोग हैं जो 3 दिन के बाद दे रहे, या फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने क्रैक किया लेकिन 5, 7, 8 घंटे बाद दे रहे। तो उन्होंने कोविड पैंडेमिक में 2021 में अपना बिजनेस मॉडल पिवट किया एंड उन्होंने उसका नाम कर दिया जेप्टो, जहां पे वो डायरेक्टली डार्क स्टोर्स क्रिएट करते हैं कंपनी के अंदर और उस डार्क स्टोर से डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। तो उनका जो मेन मॉडल था, जहां पे इनफैक्ट उन्होंने वाई कॉम्बिनेटर में भी सिलेक्ट होने के लिए जो प्रेजेंटेशन बनाया था, दैट वी एम्पावर आवर लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, किराना स्टोर्स, वो उनका पूरी तरीके से पिवट होके पूरा डार्क वेयर हाउसिंग मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो गया। आज की तारीख में जेप्टो गारंटी करता है कि आपके सारे ऑर्डर्स 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर होंगे। और जब उनको कहा गया कि आप कैसे इन ऑर्डर्स को इतना फास्ट डिलीवर करते हो, आप ड्राइवर्स को प्रमोट करते हो रैश ड्राइविंग के लिए, तब उन्होंने कहा कि इसमें से 10 मिनट में से सिर्फ 60 सेकेंड्स हमारी पैकेजिंग के ऊपर जाते हैं, जहां पे उन्होंने काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन किया है टेक्नोलॉजी को लेकर और डार्क वेयर हाउसिंग को लेकर। और जब 60 सेकेंड्स के अंदर सामान पैक हो जाता है, तब रिमेनिंग 9 मिनट्स में वो डिलीवरी ड्राइवर उस ऑर्डर को लेकर कस्टमर को डिलीवर करता है। ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 किलोमीटर कवर करता है हर एक ड्राइवर, जिसके वजह से उसकी टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत कम होती है। एंड 1 से 1.5 किलोमीटर इसके लिए है क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे डार्क स्टोर्स के नेटवर्क्स मेजर सिटीज में बना दिए हैं। तो इस कंपनी के थोड़े से स्टार्ट के बारे में देख लिया, थोड़ा सा इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज उनके थर्ड को फाउंडर के बारे में। क्या है द सोशल नेटवर्क वाली स्टोरी और क्यों उन अंश नंदा उनका नाम है, जिन्होंने क्लेम किया था कि वो एक्चुअली इस कंपनी के थर्ड को फाउंडर है, लेकिन उन्हें नेक्सस पार्टनर्स, जो कि वीसी फर्म है, और जो 2 को फाउंडर्स आदित्य पलीचा कैवल्य वोरा, उन्होंने इस कंपनी से जबरदस्ती इस कंपनी से बाहर निकलवा दिया। अंश नंदा ने यह तक कहा है कि आदित्य पलीचा और कैवल्य वोरा के फैमिलीज के रिलेशन अंडरवर्ल्ड के साथ में भी है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे कि आप कंपनी से अपना स्टेक बाहर निकाल लो। अब बात करते थोड़ी सी शुरुआत से, इस चीज को थोड़ा शुरुआत से समझते कि आदित्य पलीचा और कैवल्य वोरा की कंपनी किराना कार्ट, इसके अंदर अंश नंदा आए कैसे।
शुरुआत से तो नहीं थे। नवंबर 2020 की बात है जब किराना कार्ट ने वाई कॉम्बिनेटर के लिए अप्लाई किया था विंटर बैच ऑफ 2021 के लिए और वो सिलेक्ट हो गए थे। उसी समय अंश नंदा ने भी अपना एक स्टार्टअप लेके वाई कॉम्बिनेटर में अप्लाई किया था और उन्होंने दूसरे कोई स्टार्टअप फाउंडर्स जो कि वाईसी में सिलेक्ट हुए उनसे बात करना शुरू किया। अब उन्होंने बात की कैवल्य वोरा और आदित्य पलीचा से। उस समय कुछ चीजों की वजह से अंश नंदा का स्टार्टअप वाईसी में सिलेक्ट नहीं हुआ एंड जब उन्होंने आदित्य पलीचा और कैवल्य वोरा से पूछा कि क्या मैं दोबारा वाईसी में अप्लाई करूं, तब उन्होंने कहा कि मोस्टली सेकंड टाइम आपको नहीं लेते अगर आप फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट हो जाते हो तो। लेकिन उन्होंने कहा कि क्यों ना आप हमारे साथ एज अ थर्ड को फाउंडर हमारे बोर्ड के ऊपर आ जाओ, किराना कार्ट में हमें ज्वाइन कर लो एज अ थर्ड को फाउंडर एंड हम आपको एक को फाउंडर का दर्जा देके हम आपको 20% की इक्विटी दे देंगे उसके अंदर। अब अंश नंदा ने कहा था कि उन्होंने सारा टेक डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किराना कार्ट का उन्होंने किया था और उन्हें 20% इक्विटी देने का भी दावा किया था। तो नवंबर 2020 के बाद में मार्च 2021 तक किराना कार्ट चल रही थी। उन्होंने फंडिंग भी रेस करी एंड उस समय अंश नंदा का कहना यह था कि मुझे हमेशा इन्वेस्टर्स के सामने एज अ थर्ड को फाउंडर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन मार्च 2021 में जब नेक्सस वेंचर पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया किराना कार्ट में एंड उस समय नेक्सस वेंचर पार्टनर के जो फाउंडर है सुवीर सुजन वो ऑन बोर्ड आए, तब से अंश नंदा का कहना है कि सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई क्योंकि सुवीर सुजन मतलब नेक्सस वेंचर पार्टनर और आदित्य पलीचा कैवल्य वोरा ने मिलकर उन्हें प्रेशराइज किया कि आप इस कंपनी से अपना स्टेक बाहर निकाल लो, आपका इस कंपनी में कोई भी स्टेक नहीं, आप क्लेम मत करो उस स्टेक को। और जैसे मैंने आपको कहा कि अंश नंदा ने यह तक क्लेम किया कि उन दो को फाउंडर्स के फैमिलीज के रिलेशंस अंडरवर्ल्ड के साथ में, जिसकी वजह से उनको उनके फैमिली को काफी ज्यादा थ्रेटनिंग कॉल्स आए एंड जिसकी वजह से उन्होंने फिर वो इवेंचुअली वो कंपनी छोड़ के वो वापस दिल्ली चले गए और अप्रैल 2021 में किराना कार्ट ट्रांजिशन इनटू ज़ेप्टो, राइट। उसके बाद में अगस्त 2021 में अंश नंदा ने एफआईआर फाइल की सुवीर सुजन जो कि नेक्सस वेंचर पार्टनर्स के फाउंडर है और उन दो को फाउंडर्स के खिलाफ और उनके अगेंस्ट उन्होंने एफआईआर फाइल करी। उस एफआईआर के मुताबिक सुजन ने कन्फेस किया है कि नंदा के वजह से उस वीसी फर्म ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा टेक्निकल ग्लिचेस और जो टेक्निकल पार्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वो उन्होंने संभाला था। तो ये सारी चीजें अगस्त और सितंबर में होने के बाद में फाइनली नवंबर 2021 में जब दिल्ली हाई कोर्ट में इसके बारे में बात हो रही थी, तब अंश नंदा के फादर निखिल नंदा ने कहा कि ज़ेप्टो के साथ में और उनके दो को फाउंडर्स के साथ में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो चुकी है। अब ये तो काफी मिस्टीरियस सिचुएशन कि आप अगस्त में एफआईआर फाइल करते हो, सितंबर में नोटिस जाती है, फिर नवंबर में पता नहीं मिस्टीरियसली सॉल्व हो जाती है। उनको स्टेक तो नहीं मिला, शायद से कुछ कैश या फिर कुछ डील सेटलमेंट हुई गई आउट ऑफ द कोर्ट। अब चलते वीडियो के अगले पार्ट की तरफ एंड वो फंडिंग राउंड्स देखते हैं, क्या कैश बने, कितना कैश बने, इबिटा नेगेटिव है, लॉस मेकिंग स्टार्टअप है और इन्हें फिर भी फंडिंग क्यों मिल रही है। सबसे पहला राउंड उन्होंने रेस किया एज किराना कार्ट जनवरी 2021 में वाईसी से निकलने के बाद में, एंड दैट वाज $730,000, करीबन 6 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। उसके बाद में उन्होंने अप्रैल 2021 में अपने ऑपरेशंस एज कंपनी स्टार्ट किए। अब अक्टूबर 2021 में उन्होंने $60 मिलियन का राउंड रेस किया, $225 मिलियन के वैल्यूएशन पे। अक्टूबर के बाद में दिसंबर में उन्होंने और $100 मिलियन रेस किए एंड द वैल्यूएशन जंप्ड फ्रॉम $225 मिलियन टू $570 मिलियन US। और ये सारी चीजें तब हो रही थी जब उनका इबिटा नेगेटिव था, -27 -28% नेगेटिव इबिटा उनका था। तब भी उन्हें ये सारी फंडिंग तब जनवरी दिसंबर में मिल रही थी। उसके बाद में उन्होंने अगला फंडिंग राउंड रेस किया मई 2022 में, जहां पे उन्होंने $200 मिलियन रेस किए $900 मिलियन के वैल्यूएशन के ऊपर। सीधा 570 से $900 मिलियन की वैल्यूएशन जंप कर गए। और इस समय मैं आपको बता दूं कि कंपनी की मंथली कैश बर्न थे अराउंड 90 करोड़ रुपीस, जो अगर आप साल का लगाते हो तो करीब 1000 करोड़ रुपए कंपनी साल का बर्न कर रही थी। लेकिन उनका कहना यह है कि जब जनवरी 2022 में उनका एबिटा -28 -29% था, वो अप्रैल 2023 तक आते आते -15 -16% पे आ गया, वो भी बहुत ज्यादा है। और उनके जो लॉसेस 90 करोड़ पर मंथ थे वो 55 करोड़ पर मंथ पे आ गए, वो भी इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अब भी उनके लॉसेस 600 से 700 करोड़ रुपए सालाना चल रहे थे। उसके बाद भी उन्हें अगस्त अभी 2023 में और $200 मिलियन मिले $1.4 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, एंड वो इस साल के 2023 के सबसे पहले यूनिकॉर्न बन गए इंडिया में। आधे से ज्यादा साल चला गया लेकिन एक भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बना इस साल में, और ये पहले स्टार्टअप बने जो यूनिकॉर्न बने इस साल, वो भी 600 से 700 करोड़ रुपए हर साल बर्न करके
भी। तो अभी भी ये कंपनी -15 -16% की इबिटा के ऊपर चल रही है, करीबन 500 से 600 करोड़ रुपए हर साल बर्न कर रही है। लेकिन उनका कहना है कि अगले 12 महीने में वो इबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे, जिसके बाद में वो एक प्री आईपीओ राउंड रेस करेंगे, जो कि उनका फाइनल फंड रेजिंग राउंड होगा। जिसके बाद में उनका प्लान है कि और 12 से 18 महीने बाद, करीबन आज से 2.5-3 साल बाद उनका आईपीओ आने वाला है, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका प्लानिंग है। लेकिन मुझे तो काफी टफ लगता है कंसिडरिंग कि पिछले जो टेक आईपीओ हमने फेल होते हुए देखे, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी जब पब्लिक मार्केट में आती है, जब वो लोगों का पैसा जलाती है, बर्बाद करती है, तब क्या होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर उनका, वो हम सब ने देखा है। पिछले जो भी टेक कंपनीज, नायका हो, पेटीएम हो, वो जब लिस्ट हुए थे तब हम सब ने देखा है। अब आते एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि ऐसे सिचुएशन में जहां पे कॉम्पिटिटर जैसे कि डंजो को फंडिंग नहीं मिल रही है, स्विगी जोमैटो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और फंडिंग विंटर चल रहा है हर जगह पे, वहां पे इस स्टार्टअप को इतना कैश बर्न करके भी $200 मिलियन क्यों मिल जाते हैं? उसके पहले आपको देखना पड़ेगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? ये है जून 2022 के हिसाब से, तो इंक 42 सोर्स है इसका, मैं सारे सोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो इसके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो। इसके अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डर नेक्सस वेंचर्स है 20% के आसपास, कैवल्य वोरा 1.26%, आदित्य पलीचा 1.52% और उनके रिलेटिव्स के पास में कवित पलीचा के पास 13.6%, जयदीप वोरा के पास 11.38%। उसी के साथ वाई कॉम्बिनेटर जो कि यूएस का इंक्यूबेटर है, उसके पास 14.8% और काफी ज्यादा हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर वेस्टर्न इन्वेस्टर्स बहुत है, इंडियन वीसी से, इंडियन इन्वेस्टर्स से उन्होंने ज्यादा फंड रेजिंग की नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी इन्वेस्टर्स के पास में, फाउंडर्स के पास में बहुत ही कम पार्ट है। तो अब समझते कि इसके अंदर इतना पैसा क्यों डाला जा रहा है। आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि एक वीसी इन्वेस्टमेंट फर्म काम कैसे करती है। तो एक वीसी इन्वेस्टमेंट फर्म बंच ऑफ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, जिसमें से उनको पता होता है कि मेजॉरिटी 10 में से 8 स्टार्टअप्स अपने पैसे गवाएंगे, लेकिन 1 या 2 स्टार्टअप इतना पैसा बनाएंगे कि वो प्रॉफिट सारे लॉसेस को कवर कर जाएगा। एंड इसके वजह से वो एक स्टार्टअप चुनते हैं जिसके ऊपर वो पूरी तरीके से बेट करते हैं। अब वीसी फर्म पैसा कैसे बनाती है, इन्वेस्टर्स पैसे कैसे बनाते हैं? वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी से पैसा नहीं बनाते, वो कंपनी के प्रॉफिट से पैसा नहीं बनाते, लेकिन वो कंपनी के एग्जिट से पैसा बनाते हैं कि जब कंपनी का अगला राउंड हायर वैल्यूएशन पे होगा तब उनको एग्जिट मिलेगी, या फिर उस कंपनी को कोई बड़ा प्लेयर एक बहुत बड़े अमाउंट में खरीदेगा तब उनको एग्जिट मिलेगी। तो एग्जिट के बेसिस के ऊपर वो अपने बेट लगाते हैं उस स्टार्टअप के ऊपर, राइट। अब जेप्टो को इनिशियल बेनिफिट ये था कि पैंडेमिक की वजह से उनका बिजनेस इतना तेजी से ग्रो कर गया क्योंकि नीड ही उतनी ज्यादा थी। इनफैक्ट ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी मार्केट का बिजनेस 15,000 करोड़ का 2020 में था, आज 40,000 करोड़ का। तो मार्केट पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनको कस्टमर्स बहुत जल्दी से मिल गए, उनका मंथली रेवेन्यू बहुत जल्दी से बढ़ गया, जिसकी वजह से कस्टमर्स बढ़ गए, टॉप लाइन बढ़ गई। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है एक वीसी फर्म के लिए। वीसी फर्म को मोस्टली बॉटम लाइन से कुछ करना नहीं होता, राइट। कस्टमर एक्विजिशन और टॉप लाइन देख के उनको बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूएशन मिल गई। 6 महीने के अंदर अंदर उनकी वैल्यूएशन $570 मिलियन के पास आ गई। 1 साल के बाद करीब $900 मिलियन के पास उनकी वैल्यूएशन आ गई। अब इन्वेस्टर्स को भी पता है कि इसके अंदर 2 रास्ते, एक तो ये स्टार्टअप 700-800 करोड़ रुपए साल के जलाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा और हमारे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे जो कि हमने स्टार्टअप में लगाए। दूसरा तरीका यह है कि 700-800 करोड़ बर्न करेगा, कुछ साल बाद फिगर आउट करेगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा, आईपीओ के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, तो एग्जिट हमें मिल जाएगी। लेकिन तब तक हमें इस स्टार्टअप को जिंदा रखना है एट द स्टेक ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, राइट। उसके अंदर पैसा डालते रहो ताकि जिंदा रहे और कुछ साल बाद कुछ तो प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर आउट करके आईपीओ के ऊपर लिस्ट हो जाए और हमें अपनी एग्जिट मिल जाए। एंड जिसकी वजह से आप देखोगे कि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में वीसी के पास बहुत ज्यादा इक्विटी है, नेक्सस वेंचर्स के पास 20% इक्विटी है, वाईसी के पास 14% इक्विटी है, राइट। वो इसलिए क्योंकि वो पैसे डालते गए, इक्विटी लेते गए, पैसे डालते गए, इक्विटी लेते गए, इन द होप दैट वन डे इट विल गो पब्लिक एंड हमें सबको बहुत अच्छी एग्जिट मिल जाएगी। अब जब आप एक प्लेयर के ऊपर बेट कर रहे होते हो तब आप उसको बीच रास्ते में छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर आपने पहले भी जो पैसे लगाए थे वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि इन्वेस्टर्स ने इस पे ही बेट क्यों किया, दूसरे स्टार्टअप्स के ऊपर बेट क्यों नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि इनके पीछे एक बहुत ग्लैमरस स्टोरी है कि 2 19-year-olds जो स्टैनफोर्ड के ड्रॉप आउट्स हैं और जिनको वाईसी ने सिलेक्ट किया, ये 2 बहुत बड़ी पेडिग्रीज है, ये 2 बहुत बड़ी डिफरेंशिएटर्स है दूसरे फाउंडर्स से, राइट। एंड जिसकी वजह से उनके ऊपर अर्ली बेट्स लिए गए।
अभी ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के आसपास भी नहीं है जो 600-700 करोड़ रुपए साल का बर्न कर रही है। लेकिन जेप्टो के को-फाउंडर्स ने कुछ नए एक्सपांशन प्लान्स बनाए, जैसे कि उनका कहना है कि अभी जेप्टो के साथ जेप्टो कैफे लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर कस्टमर्स को ग्रोसरीज तो जेप्टो के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं, अभी जेप्टो के थ्रू लोग बेवरेजेस और स्नैक्स भी ले पाएंगे जो कि हायर प्रॉफिटेबिलिटी के मार्केट से, तो शायद से उनकी ऑर्डर वैल्यू बढ़ने की वजह से और हायर प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट्स में एंटर करने की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी आएगी बिजनेस में। क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, ग्रोसरीज में बहुत थिन मार्जिन पे ऑपरेट होते हैं, लेकिन जब आप बेवरेजेस में जाते हो, स्नैक्स में जाते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाते हो, मीट में जाते हो, जहां पे मार्जिन बहुत हाई है, तो वहां पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ती है और आपका बिजनेस जल्दी प्रॉफिटेबल होने की तरफ जाता है। सो गाइस, फाइनली कंक्लूड करेंगे फाइनल थॉट्स के साथ में कि डेफिनेटली जेप्टो एक बबल की तरह थोड़ा सा दिख रहा है। जैसे बाइजू को इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा चढ़ा दिया था, 22 बिलियन की वैल्यूएशन पे आ गए थे, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टर बन गए थे। लेकिन जब मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इन्वेस्टर्स बन जाते हैं तब आपकी पूरी कंपनी इज एट द मर्सी ऑफ द इन्वेस्टर्स। आज बाइजू का क्या हाल है हम लोग देख रहे हैं, 22 बिलियन से 4-5 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे आ गए हैं। उनकी जो फाउंडर है बाइजू रविंद्रन फोर्ब्स लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो ये सारी चीजें बाद में घूम फिर के आती है अगर आपका स्टार्टअप सिर्फ फंडिंग और बबल के ऊपर बना हुआ है तो। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि 2020 में 15,000 करोड़ का था, आज 40,000 करोड़ का। एंड जेप्टो हैज डन अ ग्रेट जॉब एट ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड it has chosen the right business model, right? Dark stores is the way to improve the hyper local delivery of the groceries. डार्क स्टोर्स के बिना आप ये नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे सारे मॉडल से सारे लोग कर चुके हैं, राइट? ग्रोफर्स कर चुका है, बिग बास्केट ट्राई कर चुका है, डंजो ट्राई कर चुका है और इनफैक्ट जेप्टो भी किराना कार्ट के फॉर्म में ट्राई कर चुका है। तो इवेंचुअली दे हैव कम टू द राइट मॉडल, दैट इज डार्क स्टोर मॉडल। लेकिन बहुत ज्यादा केपेक्स लगता है डार्क स्टोर बनाने में भी। एंड फाइनली इस $200 मिलियन के फंडिंग के बाद में 1600 करोड़ रुपए रेस करने के बाद में आई थिंक जेप्टो के पास अभी और 1.5-2 साल का रनवे बन गया है, क्योंकि अगर ऐसे ही 700-800 करोड़ वो बर्न करेंगे तो भी उनके पास 1600 करोड़ अभी आ गए हैं, तो कम से कम 2 साल का रनवे। सो दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू फिगर आउट द प्रॉफिटेबिलिटी, टू ट्राई एक्सपेरिमेंट डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल्सो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर उनको आईपीओ जाना है 2-3 साल में तो वो कैसे अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। ये है पूरी जेप्टो की स्टोरी। जो भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की उनके क्रेडिट्स और सोर्सेज, रेफरेंसेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। कोई भी मेरे मन की बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये सारी चीजें ऑलरेडी सोशल मीडिया में पब्लिश हो चुकी है। आपके क्या थॉट्स है जेप्टो के बारे में? आपको क्या लगता है पर्सनली इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, उन 2 को-फाउंडर्स के बारे में? आप जरूर नीचे कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई वुड लव टू हियर देम। So guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my video on time. I will see you in the next video. Telling you goodbye. Take care. Thank you.